हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। इकोनॉमी ऑफ इंडिया का पार्ट देख रहे हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, आपके सामने आया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स एक्चुअल में 2 वर्ड से ली गई है। ठीक है, economics means allocations utilizations of limited scarce resources to satisfy the unlimited wants and needs। मतलब जो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि एक यूटिलाइजेशन किसी का मतलब कि इस्तेमाल करना लिमिटेड वे में, ठीक है, और उस सोर्स को अच्छी तरह उसको यूटिलाइज़ करना, उसको अच्छी तरह यूज़ करना, उसको अच्छी तरह मैनेज करके करना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्कैर्सिटी नहीं हो, मतलब कि उसकी कमी ना हो। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है, डिपेंड्स। ठीक है, कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर आपका सपोज़ 100 kg ऑफ शुगर आपकी डिमांड है, तो आपकी सप्लाई कितनी हो रही है? 90 kg हो रही है, मतलब इसमें स्कार्सिटी हो गई है। ठीक है, अगर डिमांड इसकी 100 है तो सप्लाई भी आपकी क्या होनी चाहिए? 100 ही होनी चाहिए। ठीक है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड। ठीक है, दोनों सेम पैरेलल वे में चलना चाहिए। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से थे? आपके सामने ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, क्या था? एडम स्मिथ था। वो कब थे? 1776 में। तो अब इकोनॉमिक्स जो होते हैं एक्चुअल में 2 टाइप्स की होती है, एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है। माइक्रो क्या होता है? एक्चुअल में वो इंडिविजुअल के लिए होती है, मतलब एक इंसान के लिए, एक मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और उसका पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड्स के लिए कि उसकी क्या क्या नीड है। जैसे उसको एक सोप की ज़रूरत है, पेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, पर्टिकुलर जो चीज़ें की ज़रूरत है उसके लिए। ठीक है, अब मैक्रो क्या हो गया? होल इनकम, मतलब पूरी नेशनल के लिए। ठीक है, नेशन के लिए, नेशनल इनकम के लिए, नेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि उनका डिमांड पहले हेल्थ के लिए होता है, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद आपका डिफेंस। हर जगह जो है इनकम कितनी बन रही है और कितना एक्सपेंडिचर हो रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं। इनकम मतलब कि कितना सोर्स आ रहा है, कहाँ से टैक्स जो है वो कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब क्या है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से थे? जे.एम. केनीज। ठीक है, आपके सामने हैं। और दूसरे कौन से थे माइक्रो के? रैगनर फ्रेच 1993 में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो हमारा आंसर क्या है? सी पार्ट, दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब सस्टेन्ड मतलब कि अच्छी तरह उसको इंक्रीज़ करना इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की जो जितनी प्राइसेस हैं उसके बढ़ाना। ठीक है, एंड सर्विसेज, उसके जो ऊपर टैक्स वगैरह है उसको बढ़ाने। ठीक है, और डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ मनी, मनी के लिए जो डिक्रीज़ करना, मतलब कि जैसे सपोज़ आप फैक्ट्री से ले रहे हो 30 रुपीज़ का आपका आया सोप। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको मार्केट में मिल रहा है टैक्स वगैरह डाल के 70 का, मतलब 30 जो 40 जो % है वो क्या लग गया? हमारा टैक्स लग गया, उसका इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, उसका रेट जो है वो हाई हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है एक्चुअल में। मीन sustained increase in the general price level of goods and services and decreases in the value of money। मतलब रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मतलब परचेज़ की जो पावर है किसकी? मनी की, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी देखते हैं क्या है। परचेज़ ऑफ पेट्रोल 10 लीटर्स, जो 10 लीटर था वो कितने का है? 75 एट द रेट 75 के हिसाब से लिया हमने 10 लीटर, तो उसमें से कितना हुआ? 750 का 750 का हमने कर दिया। ठीक है, अब आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद जो प्राइस था वो क्या हो गया? 80 पर लीटर हो गया। अब इंक्रीज़ हो गया,
ठीक है। तो मीन्स जॉन कैन परचेज कितना करेगा, ओनली 9.38 लीटर्स पेट्रोल फ्रॉम 750। मतलब प्राइस तो सेम रहा, 750 के मुताबिक उसने कितना ख़रीद लिया, 9.38 लीटर्स, मतलब पूरा 10 लीटर्स नहीं आया उसको। मतलब प्राइस सेम रही, जो वैल्यू जो क्वांटिटी जो थी उसकी वो डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उसने 750 का तो पेट्रोल ख़रीदना ही था। पहले उसने पिछले महीने उसने ख़रीदा 10 लीटर ख़रीद लिया 75 के हिसाब से। अब अगले महीने जब जाएगा पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल ख़रीदेगा तो वो 750 ही उसकी वैल्यू थी। तो लेकिन उसका क्या हो गया, जो उसकी क्वांटिटी थी, जो उसके नाप जो था पेट्रोल का, वो कम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया। रिमेंबर क्या, याद करने के लिए क्या चीज़ है, इन्फ्लेमेशन विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी अनलेस इंटरेस्ट रेट आर हायर दैन इन्फ्लेशन। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो अनलेस रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर होता है, उसका बढ़ता रहता है। ठीक है, अब मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI या WPI से, बेनिफिट टू डेबिटर्स एंड लॉस टू क्रेडिटर्स, डिपेंचर्स होल्डर्स। मतलब जो बेनिफिट है किसके लिए, डिबेटर्स के लिए, जो मतलब कि बेच रहा है, और जो ख़रीद रहा है उसके लिए वो नुकसान है। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अपोजिट वर्ड क्या है, कौन सा है, डिफ्लेशन है, डेफ्लेशन है। ठीक है, डेफ्लेशन क्या होता है, इसके पहले अब हम देख लेते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके थर्ड क्वेश्चन का। तो अब क्या है हमारा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस जो है, इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि इंक्रीज़ होना किसकी वैल्यू, उसकी प्राइस, उसकी कीमतों का, किसके सामानों का और सर्विसेज का, उसके मतलब कि चार्जेस का, एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगते हैं, जैसे उसके लग गए ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए। ठीक है, और डिफ्लेशन क्या होता है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि वो डिक्रीज़ होना, उसका ऑपोजिट मतलब कम होना। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में थोड़ा सा गिरावट आना। ठीक है, गिरावट आना थोड़ी सी। ठीक है, रिफ्लेशन क्या होता है, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ डेफ्लेशन। मतलब जितनी डेफ्लेशन हुई है, जैसे सपोज इन्फ्लेशन में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पेट्रोल की एग्जांपल क्या है, आपको वाइट बोर्ड में अगला 2-3 दिन में आपको चैप्टर जो है इसका मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ, आपको MCQs के रिलेटेड ही बता रहा हूँ। तो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना उसमें वाइट बोर्ड में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी आप यस एग्जाम्पल लिखो, नोट डाउन करो, नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, मैं बोलते जाता हूँ, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो सुनो, सपोज पहले क्या होता है हमारा कि रेट है 1 kg ऑफ शुगर का, हमने ख़रीदा 50 रुपीज़ का। अगले मंथ जो है हमने ख़रीद लिया 1 kg ख़रीदा, कितने का, 55 का ख़रीदा। मतलब इन्फ्लेशन हुई, मतलब 5 रुपये बड़े इंक्रीज़ हुए। ठीक है, उस 5 रुपये में से थोड़ा सा अगर कम हो जाए, 2.5 रुपये आ जाए, तो वो क्या हो गया हमारा, क्या होता है, इन्फ्लेशन। मतलब उसमें थोड़ी सी गिरावट आना, मतलब ठीक है, इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट आना। और रिफ्लेशन क्या होता है, डेफ्लेशन का उससे भी कम। मतलब जैसे हमने इस महीने में 50 का ख़रीदा, अगले महीने में 55 का, उससे अगले महीने का हमने क्या ख़रीद लिया, 50 का ख़रीद लिया। ठीक है, डेफ्लेशन मतलब वो इन्फ्लेशन का क्या होता है, वो डेफ्लेशन होता है। मतलब आपका जैसे सपोज 50 का हमने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, शुगर ख़रीदी हमने 1 kg 50 की ख़रीदी, तो क्या हुआ, गिरावट हुई किस में, इन्फ्लेशन में। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब जो बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आ गई। कितनी आ गई, 5 रुपये बढ़े थे, 5 रुपये कम हो गए, मतलब बराबर हो गया रेट। अब उस रेट में फिर से जो कम होगा, डिक्लाइन होगा,
50 का अगले से अगले महीने आपने ख़रीद लिया, कितने का, 48 का ख़रीद लिया या 46 का ख़रीद लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेशन, मतलब उसमें भी गिरावट आना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, व्हेन इन्फ्लेशन इज़ अ रिज़ल्ट एंड इंक्रीज़ इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कौन सा होता है, राइट आंसर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है किसके कारण, रिज़ल्ट एंड इंक्रीज़ इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के कारण, मतलब उसकी बढ़ती हुई कीमतों के कारण वो बढ़ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डिफरेंस बिटवीन आप थोड़ा सा देख लो क्या है। इसमें कुछ नहीं है, मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब दोनों में तालमेल की जोड़ी नहीं होती, ठीक है। इसमें कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीजेज ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो गया, सप्लाई कम होने स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब कंट्रोल वे ऑफ टैकलिंग क्या होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, उसको सही तरह चलाने के लिए क्या करेंगे हम, इंक्रीजिंग टैक्स, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगाने स्टार्ट कर देंगे। जैसे सपोज़ हमारा है 1 लीटर ऑफ मिल्क हमने ख़रीदा 10 रुपीज़ का, हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसको गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, उसको डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही, तो उसने क्या किया, टैक्स लगा दिया, 10 रुपीज़ की जगह पे कितना कर दिया, 15 कर दिया सपोज़, ठीक है, 5 रुपये या 10 रुपये लगा दिया, 20 रुपीज़ कर लो, चलो 20 रुपीज़ जो गरीब जो पुअर लेवल के होंगे वो क्या होगा, वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो फिर ख़रीदेंगे नहीं, ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई फिर नॉर्मल वे पे हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो उतना भी एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको रिड्यूस करना, उसको कम कर देना, ठीक है। उसके कारण भी क्या होता है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है वो कम होने स्टार्ट होती है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में हम देख लेते हैं क्या आता है, इंक्रीज़ इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का बढ़ने के कारण होता है। इंक्रीज़ इन ऑयल प्राइस के कीमतें बढ़ने के कारण, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, कॉस्ट के कारण, रिजल्टेड हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब जैसे सपोज हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स के कारण क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, और पेट्रोल जो रेट है वो भी बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। जैसे सपोज आपका एग्जाम्पल है, दिल्ली में अगर एक मोबाइल ले रहे हो आप, कितने का, 6,000 का ले रहे हो, सपोज यस्ट एग्जांपल 6,000 का ले रहे हो आप, तो उसको जम्मू में लाने में कितना लग गया, 2,000 ऊपर लग गया या 1,000 ऊपर लग गया, मतलब कितना हो जाएगा, ये 7,000 का इधर पड़ गया, ठीक है, जिसने ख़रीदा होगा, ठीक है। जैसे शॉपकीपर ने कितने का, 7,000 का उसको पड़ गया, ठीक है, अपना होगी कीमत आ गई, तो अब वो क्या करेगा, 7,000 का तो है, तो अब वो कितने का, 1,000 अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो कितना हो जाएगा, वो 8,000 में जो ख़रीदने वाला होगा उसको पड़ जाएगा। पहले दिल्ली में कितने का था, 6,000 का, तो इधर आके क्या हुआ, आते आते कितना हो गया, 8,000 हो गया, मतलब 2,000 का क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। किसके कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट है उसके चार्जेस, उसके किराया वगैरह वो बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवन्थ पे के कारण भी होता है, ठीक है। अब कमीशन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, रिड्यूसिंग एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ ऑन रॉ मटेरियल, कंट्रोल ऑन प्राइस एंड इनकम, मतलब जो कंट्रोल करना, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिड्यूसिंग एक्साइज, मतलब उसके ऊपर जितने भी एक्साइज है, जैसे हमने 50% टैक्स लगाया हुआ है, उस टैक्स को हम कम कर देंगे, और साथ में जो आपके ट्रांसपोर्ट का जो होता है वहाँ पे भी जो एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह लगती है, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह लगते हैं, उसको भी कम कर देना, और साथ में रॉ मटेरियल के ऊपर जितना भी ड्यूटीज़ वगैरह, जितने भी चार्जेस लगते हैं उसको भी कम कर देना। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट
पुश इन्फ्लेशन होता है, मतलब वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है, आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट मतलब कीमत, पुश मतलब कि भरना, इंक्रीज़ होना, इन्फ्लेशन मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होना, बढ़ने स्टार्ट हो जाना। ठीक है, यहाँ से ही आपको समझ आ जाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बोटल नेक इन्फ्लेशन 3 टाइप्स की होगी हमारे, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, बोटल नेक इन्फ्लेशन हो गया। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। ठीक है, मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, ये भी सेम ही है एज़ कम्पेयर टू, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वैसे ही ये है। ठीक है, द इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन्स द सेम। वही सेम यार, जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क का क्या है, डिमांड जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गई, लेकिन सप्लाई जो है कि उसकी कम होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन में देरी होने स्टार्ट हो गई, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बोटल नेक इन्फ्लेशन होती है। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन या लो लेवल इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द राइज इन प्राइस इन इज स्लोअर लाइक दैट ऑफ स्नेल और क्रीपर्स, मतलब जैसे सपोज आपका 0.50 पैसा अगर आपका इंक्रीज़ होता रहता है हर टाइम, हर महीने, मतलब जैसे आज था पेट्रोल जैसे था सपोज 1 लीटर कितने का, 80 रुपीज़ का, तो अब नेक्स्ट टाइम आप बढ़ाने जाओगे तो कितना होगा, 80.50 पैसा, फिर आगे 81 रुपीज़। ठीक है, 50 क्या होगा, 1 हो गया, फिर उसके बाद 1.5 रुपया ऐसे से बढ़ता रहेगा, छोटा छोटा क्रीपर की तरह बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इस इन्फ्लेशन को किसके लिए ज़रूरी माना गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और रिगार्डेड एज सेफ़। इस इन्फ्लेशन को हम सेफ़ मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, जितना जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना उतना सही रहेगा। इसमें मतलब कि ये स्लो रेट जो है, स्लो टैक्सेस वगैरह लगते हैं इसमें, पॉइंट में लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर, ना कि जो सरकार चला रही है उसके ऊपर होता है, ना कि आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है इतना, क्योंकि जिसके कारण क्या होता है कि कीमतें बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, या हॉपिंग या जंपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द प्राइस राइज एट डबल्स ट्रिपल डिजिट रेट पर एनम, मतलब कि हर एक साल में, पहले आज था 10 रुपये, कल अगले साल हो गया 100 रुपया, उससे अगले क्या हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया, 1000 रुपया हो गया, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ने स्टार्ट होना, मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट में 3 डिजिट में बढ़ने स्टार्ट होना है पर एनम में, मतलब कि हर एक साल में। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इंक्रीज़ जो प्राइस होती है आर स्काई रॉकेट की तरह, ठीक है, ये बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो नहीं होता, क्या नाम है उसका, एविएटर्स में जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं वैसे ही सेम। ठीक है, जो ये गेम खेलते होंगे उनको तो पता होगा। ठीक है, एविएटर्स होते हैं एक, तो उसमें क्या होता है कि जो रॉकेट होते हैं वो लॉन्च होता है, एविएटर्स होता है। हाँ, ठीक है, तो अब छोड़ो उसके बारे में, मैं कोई वो नहीं कर रहा, किसी का भी प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये चीज़ खेलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, नुकसान ही होता है अपना। ठीक है, स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। इट इज़ अ नेचुरल situation because inflation is not supposed to occur in a weak economy, मतलब ये एक अननेचुरल वे से बन जाता है। इसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है और ये वीक इकोनॉमी का संदेश होता है। व्हेन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन occurs simultaneously, tools that is a one, यार इसको मैं सीधा से एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे इन जम्मू के बारे में है, जम्मू के क्या है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, टैक्सेस तो बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हर एक चीज़ का टैक्स हो गया, वो लगने स्टार्ट हो गया हुआ है।
जिसके कारण क्या हुआ, हमारे जो आम आदमी है, आम जनता है, उसको क्या हो गया, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, मनी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती जा रही है, मतलब कि बेरोज़गारी आती जा रही है। यहाँ के जो यूथ है वो एजुकेटेड होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। मतलब उनके पास कोई नौकरियाँ वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है। ये आप खुद ही आप देख सकते हो कि जम्मू की सिचुएशन लगा सकते हो, ठीक है। जो जम्मू में रहता है बेसिकली उसको इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होगी, स्टैग इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फिलिप्स कर्व्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डैश, कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। फिलिप्स कर्व्स क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं। इट शोज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, मतलब इसका इन्वर्स इन्फ्लेशन होते हैं, रिलेशनशिप होता है। मतलब फिलिप्स कर्व्स में क्या होता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती जाएगी, अगर इन्फ्लेशन रेट कम होती रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जाएगी, ठीक है। इट सेज डिक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन जॉब्स। ये फिलिप्स कर्व्स जो है ये अभी तो तक जो जम्मू में है नहीं, ठीक है। ब्रेक डाउन इन 1970 में हुआ था बिकॉज इट कुड नॉट डिफाइन स्टैगफ्लेशन, मतलब ये अमेरिकन में हुआ था कि मतलब कि वहाँ पे जॉब्स बढ़ती जा रही थी और इन्फ्लेशन कम होती जा रही थी, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5-year प्लान, कौन सा था ड्यूरेशन, 1956 से 1961, ठीक है। आप देख सकते हैं तो इसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट 5 प्लान है, ठीक है, इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इसके बारे में लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसको ज़्यादा अगर मैं डिटेल में चल जाऊंगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा चल जाएगी, आगे ही 21 मिनट्स की होगी है, 21 मिनट की होगी है। अब देखते हैं आगे भी सेम ही है इसका। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईयर्स का प्लान है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिर्फ आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसके साथ साथ आपको मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम इनटू फोर्स इन इंडिया फ्रॉम, कब आया था, 1 जुलाई 2017 में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब आया था, 2017 में आया था। जीएसटी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे इधर जीएसटी लगा है, एजुकेशन में लगा है, हर जगह हर डिपार्टमेंट में जीएसटी लगा है, ठीक है। रेट हाई है उसके, तो आप देख सकते हैं कितने कितने रेट है, क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है। अब आप जीएसटी के बारे में देख सकते हैं। इसके 5 टैब स्लैब्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 0, 5, 12, 18, 28%, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बारे में। 18% जो है वो एजुकेशन में लगा हुआ था, अब शायद से कम हो गया हो, आई थिंक सो, मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक है। स्लैब्स जो है इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि कितने कितने स्लैब्स किस में लगा हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें स्लैब्स लगी होती है, ठीक है। जो हाईएस्ट है 28% है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सरप्लस बजट, कौन सी है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर कम होना, रेवेन्यू ज़्यादा होना, इसको क्या कहेंगे हम, सरप्लस बजट, ठीक है। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डेयरी जो होते हैं वो कौन से में आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर्स में आती है। 9th वाला हो गया, आप देख सकते हैं इसके बारे में। प्राइमरी में क्या आ गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, डेयरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट या फिशिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह, ये चीज़ें आती है। सेकेंडरी क्या हो गया हमारा, जो इसका प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी हो गया, टर्शरी, ये डॉक्टर्स हो गए, टीचर हो गया, पुलिस हो गई, ये जो जॉब्स वगैरह करते हैं, जो टीचर्स महकमे में है वो भी क्या है हमारा टर्शरी में है, ठीक है।
लास्ट वाले इकोनॉमी में आता है। तो अब क्या है 10 वाला देखते हैं। तो ये लास्ट है, इसके साथ इस लेक्चर को मैं तो एंड करने लगा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करते रहो कि आपको भी समझ आए, आपके फ्रेंड्स को भी समझ आए, तो मेरा भी हो जाए। ठीक है, तो आप समझ रही हो, जितने व्यूज़ होंगे उतने ही मैं आगे नेक्स्ट जो लेके आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? इसमें कौन सा है? सभी के सभी लिबरलाइजेशंस हो गया, प्राइवेटाइजेशंस हो गया, ग्लोबलाइजेशंस हो गया। ठीक है, ये मतलब सभी के सभी। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से थी। आप इसमें आ सकती है पॉलिसीज़ वगैरह 1991 वाली। ठीक है, एलपीजी मॉडल इसको बोलते हैं, और ये एंटी पुअर और पुअर रिच मॉडल और एलपीजी मॉडल है। आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो मेन एंड इमीडिएट कास्ट भी देख सकते हैं इसके बारे में। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब अच्छे से इसको स्टडी करेंगे और अच्छे से इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।